तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि कुकू एफएम ऐप पर भी तमाम तरह की कहानियां आती हैं, मनपसंद आपकी कहानियां, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की कहानियां होती हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और ऐसी तमाम कहानियों में खासतौर पर एक 100 करोड़ बैंक हाइस्ट, 100 करोड़ रुपए की बैंक की चोरी, एक कहानी है, उसको आप सुनेंगे, मज़ा आएगा आपको। तो अपने मनपसंद की कहानियां आप कुकू एफएम ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, लेकिन मैं सोनाली फोगाट की पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले आजकल चर्चा जो है पूरे देश में एक चीज को लेकर है, नोएडा के ट्विन टावर को लेकर। और यहां पे मुझे याद आता है एज ए क्राइम रिपोर्टर कि जब भी कहीं कोई ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, तो वो एक तरह का चौंकाने वाला काम होता है। मतलब पता नहीं होता जब आतंकवादी या क्रिमिनल इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन शायद ये पहला धमाका है, पहला ब्लास्ट है जो कहां पे होगी, कितने बजे होगी, किस तारीख को होगी, ये सब कोई जानता है। 28 अगस्त संडे का दिन, दोपहर 2:30 बजे, जगह नोएडा सेक्टर 93। यहां पर एक 40 मंजिला 2 ट्विन टावर, एमराल्ड और सुपरटेक, एक जानी मानी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके ये टावर है और इनमें धमाका होना है। और इस धमाके के बाद मुश्किल से शायद 9 सेकंड लगना है, ये वे पूरी की पूरी गगनचुंबी, आसमान छूती दोनों इमारतें जमींदोज हो जाएंगी, गिर जाएंगी, ढह जाएंगी। तो ये कैसे होगा आखिर ये धमाका, और कैसे इस बिल्डिंग को इस तरीके से गिराया जाएगा। और ये सबसे बड़ा सवाल ये कि लोग एक अदद छत को तरसते हैं कि एक घर मिल जाए, और यहाँ पर एक पूरे 2 ट्विन टावर जो आसमान छूती, जिसमें सैकड़ों फ्लैट्स हैं, इतना खर्चा हो गया और उसको देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का फैसला सुनाया, फरमान सुनाया। तो आखिर क्यों 2 इमारतों को एक तो गिराया जा रहा है, इसको कैसे गिराया जाएगा, क्या कुछ होगा, ये आपके सारे सामने आज इन सारे सवालों के जवाब रखता हूँ। नोएडा 93 में एक सुपरटेक, इसने एक शुरू किया था एमराल्ड, एक हाउसिंग सोसाइटी, और ट्विन टावर्स बनाने की बात थी। करीब 40 फ्लोर के इस एक टावर में 1000 फ्लैट्स थे, 1000 फ्लैट। और इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ 2009 में। 2009 में जब ये काम शुरू हुआ तो करीब एग्जैक्ट 950 फ्लैट्स एक टावर में थे। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी अपनी बुकिंग कराई इस टावर में। और सेक्टर 93 का ये इलाका था नोएडा का, अच्छा खासा इलाका है वो। नोएडा, ग्रेटर नोएडा जब आप जाते हैं उसके ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के लेफ्ट साइड में ही है। तो उस वक्त करीब 633 लोगों ने, जब कंस्ट्रक्शन का काम अभी शुरू ही हुआ, लोगों ने बुक कराना शुरू किया। एक तो सुपरटेक कंपनी, ऊपर से जानी मानी, लोकेशन अच्छा, तो 633 लोगों ने बुक कराए। लेकिन फिर उसके बाद बड़ी सारी चीज़ें हुई, कुछ नक्शे में गड़बड़ हो गई, कुछ फ्लोर बढ़ा लिए, इन सारी चीज़ों से कई लोग दुखी भी हुए। और उसी के बाद फिर कुछ लोग, और आसपास में जो बाकी सोसाइटी थी जहाँ पे लोग रहते थे, उन्हें भी लगा कि ये ग्रीन बेल्ट एरिया है, ये इतनी ऊंची इमारत बना रहा है, हमारे पास ना धूप आएगी ना हवा आएगी। तो उन लोगों ने भी इसके ऊपर अब सबने छोटे मोटे केस करने शुरू किए। 2012 में ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया इन दोनों ट्विन टावर को लेकर, कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, कानून का पालन नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा बनाया जा रहा है, जो स्पेस छोड़नी है वो नहीं छोड़ा जा रहा है, ग्रीन बेल्ट के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, आस पड़ोस के फ्लैट में और सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनको तकलीफ हो रही है। तो जब कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कानूनी पछड़े में पड़ जाता है तो फिर लोग उससे दूर भागते हैं। और यही हुआ, जब ये हाईकोर्ट में मामला गया तो जिन लोगों ने बुकिंग करा रखी थी वो डर गए। 633 लोगों ने तब फ्लैट बुक कराए थे, उनमें से 248 ने तब रिफंड ले लिया कि भाई हमें आपके इसमें टावर में फ्लैट नहीं चाहिए। 133 ने, जो 133 ऐसे लोग थे जिनको इसी सुपरटेक के दूसरे प्रोजेक्ट में मकान दे दिया गया कि चलो आप ले लो, तो 248 ने पैसे वापस ले लिए, 133 को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया कि आपको हम वहां देंगे। लेकिन 250 ऐसे लोग थे जिन्होंने ना पैसे लिए वापस और ना जिन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया। अब एक तरह से उनके पैसे इसी में फंसे हुए थे।
अब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलता रहा। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसने कहा कि ये इलीगल बना है और इसमें नोएडा अथॉरिटी की भी मिली भगत है, नोएडा अथॉरिटी को भी काफ़ी हड़काया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे ऑर्डर दे दिया कि इन दोनों ट्विन टावर को गिरा दिया जाए। अब तक टावर खड़ा हो चुका था। अब जब गिराने का आदेश आया तो सुपरटेक, नोएडा अथॉरिटी, इन सबके हाथ पैर फूल गए। तो ये दोनों पार्टियां बन गई, सुपरटेक भी और नोएडा अथॉरिटी भी, और ये दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया कि देखिए हमने इतने पैसे लगाए हैं, लोगों के बीच में पैसे लगे हुए हैं, अभी भी 248 सब मारे जाएंगे, नुकसान होगा, तो इसलिए इस फैसले को पलट दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक इसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल ये मामला चला और आखिरकार 7 साल की सुनवाई के बाद सोचिए 2014 में हाईकोर्ट का इलाहाबाद का फैसला आया था और 2021 31 अगस्त 31 अगस्त मतलब अभी से बस 4-5 दिन बाद की बात है, तो 31 अगस्त 2021 को ये फैसला आया था। मतलब अब साल भर पूरे हो जाएंगे 4-5 दिन बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंट्स जो वहाँ पे थे और बाकी जो लोग थे उनके हक में फैसला सुनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि ये इलीगल है, गैर कानूनी, इसलिए दोनों टावरों को गिरा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो आदेश दिया तो उन्होंने कहा कि इस फैसले के 3 महीने के अंदर अंदर इन दोनों टावर को गिरा दिया जाए। तो 31 अगस्त का फैसला था, इसका मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 31 नवंबर तक इस टावर को गिरा देना था। लेकिन इतने 3 महीने के अंदर इस टावर को गिराया नहीं जा सका। वो क्यों, मैं आगे बताऊंगा। उसकी बहुत सारी चीज़ें थी, कैसे गिराया जाए, बहुत सारे मैन पावर, टेक्निकल, बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो खैर फिर ये नोएडा अथॉरिटी ने हाथ पैर जोड़े कि 3 महीना कम है, आगे कुछ बढ़ा दी जाए। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नई तारीख दी कि ठीक है 22 मई 2022 तक, इस साल 22 मई तक आप इसको गिरा दें। लेकिन तब भी तैयारी पूरी नहीं हो पाई गिराने की। तब सुप्रीम कोर्ट को फिर गुस्सा भी आया। उन्होंने कहा कि 22 मई तक भी नहीं गिराया। फिर ये लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको 3 महीने का और वक्त दे रहे हैं, तुम 3 महीने के अंदर अंदर और गिरा दो। और नई तारीख दे दी 21 अगस्त 2022, यानी 21 जो अभी गुजर गया 5-6 दिन पहले। अब लेकिन 21 अगस्त को तैयारी तो सब हो गई थी, पर जिस इंजीनियरिंग कंपनी को गिरानी थी, उस नाम है उसका एडिफिस, उसको लाइसेंस नहीं मिला था। टावर गिराने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसने फिर गुजारिश की तो 1 हफ्ते की मियाद और बढ़ा दी गई। तो अब 21 अगस्त की जगह सुप्रीम कोर्ट ने नई तारीख दी 28 अगस्त, 28 अगस्त, यानी कि कल, और कहा कि अब बस इसको गिराओ, बहुत हो गया। तो अब 28 अगस्त को ये टावर गिरेगा नोएडा सेक्टर 93 में। ये टावर जिसमें करीब 950 मतलब 1900 फ्लैट्स हैं, 40 मंजिला गगनचुंबी इमारत, और इसको गिराने के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। और ये 17 करोड़ रुपए कौन देगा? यही जो कंपनी है सुपरटेक, वही देगी। और सबसे बड़ी बात, इन 2 टावरों को गिराने के लिए करीब 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल होगा, बॉम्ब या बारूद का, और उसके बाद ये गिरेगा। अब सवाल है कि ये कैसे गिरेगा और क्यों गिरेगा, उसकी पूरी आपको जानकारी। इसमें कई विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। पहले के ज़माने में जब कोई इलीगल बिल्डिंग होती थी और ऐसी चीज़ें होती थी तो तब भी गिराया जाता था, लेकिन तरीका अलग था, काफ़ी टाइम टेकिंग था। और जेसीबी मशीनें आजकल भी चलती हैं, कई इलीगल निर्माण जो होता है कंस्ट्रक्शन, उसको गिराते हैं। लेकिन जेसीबी मशीनें 2-4-5 मंजिला तक तो ठीक है, पर उसमें भी गिराने में वक्त लगता है, घंटों लगते हैं। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, तो उसके बाद अब जैसे कई जगह पे भूकंप भी आते हैं तो उसमें बहुत सारी मकान जर्जर हो जाती हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, उनको तोड़ने के लिए तो लंबी लंबी फिर मशीनें आई, 200-200 फीट से ज़्यादा ऊंची फिर मशीनें आई जो ऊपर तक जाएं और फिर फ्लोर को गिराना शुरू कर दें। तो उस तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग था, काफ़ी वक्त लेता था। फिर 2008 में एक जापानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है कजीमा, ये एक नई तकनीक लेकर आई थी और इसमें बाकायदा कंप्यूटर ऑपरेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल होता था। और इसके ज़रिए जो भी बिल्डिंग होती थी उसके निचले हिस्से से वो एक एक करके फ्लोर को तोड़ते जाते थे।
और हर फ्लोर नीचे की ही तरफ आता था, ख्याल रखा जाता था कि आसपास किसी को नुकसान ना हो। लेकिन इसमें भी खर्चा काफ़ी था और दूसरा ये भी काफ़ी टाइम लेता था। तो धीरे धीरे अब वक्त बीता, कई चीज़ें आई। तो जैसे पहाड़ों पे चट्टानों को काटा जाता है तो ब्लास्ट का इस्तेमाल होता है। फिर ये एक नई टेक्नोलॉजी आई, इसका नाम है इम्प्लोजन। अब एक एक्सप्लोजन होता है क्राइम में, तो आप लोग बहुत सुनते हैं, एक्सप्लोजन मीन्स धमाका। लेकिन जब एक ब्लास्ट होता है, बम फटता है, एक्सप्लोजन होता है, तो उसकी जो मारक क्षमता होती है, जो उसकी गति और जो उसका असर होता है, वो बाहर की तरफ होता है। जैसे अगर सपोज यहाँ पे बॉम्ब रखा हुआ और ये फटता है, तो वो यहाँ पे रखा हुआ तो ऊपर की तरफ आएगा और मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ आएगा। ये एक्सप्लोजन है, इसीलिए नुकसान ज़्यादा होता है आसपास में, इर्द गिर्द में। उसी का एक दूसरा निकला उल्टा, इम्प्लोजन। अब इम्प्लोजन में ये कि धमाका तो इसमें भी होगा लेकिन ये धमाका चारों तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये नीचे की तरफ होगा। और वहां पे जो भी चीजें होंगी वो ऊपर या इधर उधर नहीं भागेंगी, बल्कि उस धमाके के जरिए नीचे की तरफ ही सारी चीजें आएंगी और एक दायरे के अंदर ही सब कुछ होगा। तो एक इम्प्लोजन तकनीक आई जो बाहर की तरफ विस्फोट ना करे, बल्कि एकदम उल्टा है कि अंदर की ओर जिसका असर हो धमाके का। तो बहुत सारे देश, बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन अब सवाल है, नोएडा ट्विन टावर में ये कैसे और क्यों? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बम लगा दिया, बिल्डिंग में लपेट दिया और उसके बाद बोला, इशारा किया और चलो धमाका हो गया और बिल्डिंग गिर गई। ऐसा भी नहीं होता। इसमें भी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी महारत, बड़ी कारीगरी की जरूरत पड़ती है। अब बॉम्ब तो अब लगाया गया, लेकिन आपको पता है कि इस पूरी बिल्डिंग को बारूद बांधने में ही करीब 15 से 18 दिन लगे। उससे पहले इस बिल्डिंग के हर फ्लोर को खुदाई हुई, कहीं कहीं नुचाई हुई, कहीं कहीं होल किया गया और कुछ पहले से ही उस बिल्डिंग को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जहाँ जहाँ पे उसकी नींव, बुनियाद और इस तरह की चीज़ें, लेंटर, बाकी चीज़ें थी, ताकि बिल्डिंग को पहले थोड़ा कमज़ोर कर दो, बाकी का काम धमाका कर देगा। तो वो करीब 1.5 महीने 2 महीने तक इसमें तोड़फोड़ हुई इसको कमज़ोर करने के लिए, और हर फ्लोर पे तोड़फोड़ हुई। और उसके बाद बाकायदा उसमें होल किए गए, हर फ्लोर पे ऐसे ऐसे होल किए गए कि फिर उसके अंदर बारूद की पाइप फिट की जा सके। तो हर फ्लोर को पहले तो बाहर से कवर किया गया और उसके बाद जो एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है, उसको प्लास्टिक के पाइप में और कितनी मात्रा में, कहाँ कहाँ पे, किस फ्लोर पे और कैसे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो सब इंजीनियरिंग का काम था। जो इसके एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उस पाइप में उस ब्लास्ट को, उस बारूद को भरा और फिर उसको सॉफ्ट ट्यूब्स होता है ये, उसके ज़रिए इंटर कनेक्ट करके हर फ्लोर में इस पूरे बारूद की, इस पाइप की जाल बिछा दी ऊपर से नीचे तक। अब सारे बारूद को बिछा दिए गए प्लास्टिक के ट्यूब के अंदर। अब उसके बाद इन सब चीज़ों को पहले ये देखा जाता है, जो वायरिंग और सारी चीज़ों से, कि जब ये बिछाया गया है तो अब ये नहीं है कि एक बार ब्लास्ट हुआ और सब कुछ अचानक हो जाएगा और एक ही बात में ये धमाका होगा, ऐसा नहीं है। बाकायदा हर फ्लोर के हिसाब से इसमें ये डिज़ाइन किया गया कि पहले धमाके के कितने सेकंड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो और ये पूरा जो डिज़ाइन ब्लास्ट का है, ये अपने यहाँ के सारे लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो पूरा डिज़ाइन तैयार किया है वो एक साउथ अफ्रीका की कंपनी है, ब्लास्टर कंपनी, जेड एबोल्यूशन, उसकी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है कि कहाँ पे कितने बारूद लगने हैं, कितनी मात्रा में लगनी है। तो कुल मिलाकर उन्होंने ही पूरे बिल्डिंग को पहले चेक किया, तोड़फोड़ की, होल किए, हर फ्लोर को देखा, फिर दोनों बिल्डिंग का उन्होंने अंदाज़ा, और इससे पहले डमी ट्रायल भी हुआ छोटे मोटे ब्लास्ट के ज़रिए, मामूली, कि अच्छा एक यहाँ पे इतने ग्राम बारूद रखा तो इससे कितनी नुकसान होगा, कितनी दीवारें गिर रही, कितना फर्श गिर रहा है। तो ये बाकायदा 3-4 बार ये ट्रायल हुआ अलग अलग फ्लोर पे, और उसके बाद फिर एक आंकड़ा निकला कि इन दोनों बिल्डिंग को गिराने में करीब 3700 किलोग्राम बारूद की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के बाद उन बारूदों का इस्तेमाल किया गया बाकायदा उसके लाइसेंस और उसके ज़रिए, और फिर हर फ्लोर पे जो होल कर कर के कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसमें ये डाला गया। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब इसमें कई सारे विदेशी इंजीनियर भी इन्वॉल्व हैं। अब उनका कहना ये कि जो पूरा प्लान किया गया, डिज़ाइन, वो इस तरीके से है कि जब ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट के साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो बिल्डिंग बिल्कुल सीधे गिरे, दाएं बाएं या आगे पीछे तिरछा नहीं। और यहाँ पे एक ख़तरा ये भी है कि इस दोनों ट्विन टावर के 9 फीट की दूरी पर
दूसरे अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग है। तो अगर ये बिल्डिंग ज़रा सा भी डिज़ाइन और विस्फोट में गलती हो गई यहाँ, क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये टावर दूसरी बिल्डिंगों पे गिर सकता है। और यही सबसे बड़ा खतरा और परेशानी था इन लोगों के लिए, इस पूरे ट्विन टावर को गिराने के लिए। तो वो इस तरीके से किया जा रहा है कि एक साथ ये नीचे गिरे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। केरल में इसी तरह की एक ऊंची इमारतों को बड़ी कामयाबी के साथ गिरा दिया गया था और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब यहाँ 9 फीट की दूरी पर, और केरल में जो बिल्डिंग गिराई गई थी बल्कि उसकी तो बराबर के अपार्टमेंट की दूरी 8 फीट थी। तो अब यहाँ एक एक करके ब्लास्ट होगा और उसके बाद इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरा भी गया है ताकि जो मलबा और धुआं है, धमाके में 2 ट्विन टावर, सोचिए आप 40 मंजिला से ऊपर, तो उसका मलबा कितना होगा, धुआं भी फैलेगा, आसपास में पॉल्यूशन होगा। तो आसपास की इमारतों को भी ढकने की कोशिश की गई है। इस बिल्डिंग को भी चारों तरफ से कुछ ऐसा किया गया ताकि ज़्यादा मलबा दूर तक न फैले। आसपास की सारी सड़कें सुबह से बंद होंगी। जितने आसपास में जो लोग रहते हैं दूसरे अपार्टमेंट्स में, करीब 7000 फैमिली है, उन सबको सुबह से वहाँ निकाल दिया जाएगा और शाम 5 बजे तक वो वहाँ नहीं रहेंगे। बिजली पानी की सप्लाई लाइन काट दी जाएगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बंद कर दिया जाएगा। जब ये ब्लास्ट होगा उससे कुछ देर पहले और कुछ देर बाद तक नो फ्लाई जोन होगा ये पूरा एरिया, मतलब वहाँ से कुछ प्लेन नहीं जाएंगे। जबकि दिल्ली जितनी भी प्लेन जब वापस दिल्ली में जिसको लैंड करना होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो नोएडा के आसमान से ही उड़कर आती है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा। तो उनका रूट यही है एयर ट्रैफिक का। तो वो भी थोड़ा सा डाइवर्ट होगा क्योंकि अल्टरनेट रूट भी है कई बार। तो उस वक्त एहतियात के तौर पर, हालांकि क्योंकि जब आप प्लेन जब लैंड कर रहा होता है तो उसकी हाइट कम हो जाती है, और हाइट कम हो लेकिन यहाँ पे ब्लास्ट भी होना है, और अगर उसी वक्त वो ब्लास्ट हो रहा है और मान लीजिए ऊपर से कोई प्लेन नीचे की तरफ आ रही तो रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए एहतियात बरता गया है। ATC से लेकर सबको इन्फॉर्म किया गया है कि वक्त जो बताया गया ठीक 2:30 बजे का, कि उस वक्त कोई प्लेन भी ना उड़े आसमान में, आसपास में कोई इंसान, कोई जानवर इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द नहीं हो। सिर्फ इस बिल्डिंग के सबसे करीब नज़दीक में 9 या 10 लोगों की मौजूदगी है, जिसमें मेन इंजीनियर हैं जिनको धमाका करना है और वो जो बाकी लोग हैं। ड्रोन के उड़ाने पे भी रोक लगा दी गई है। तो ये सारी एहतियात कर दी गई है और हर एक की निगाहें इस वक्त ट्विन टावर के इस धमाके पर है। लोग देखना चाहते हैं गिरते हुए बिल्डिंग कैसी है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी बिल्डिंगों को गिराया गया है विदेशों में, लेकिन अगर इंडिया में बात करें तो एक केरल के बाद ये दूसरा है। अब तक कहते हैं कि जो सबसे ऊंची बिल्डिंग को इस कामयाबी के साथ गिराया गया वो न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग थी, 187 मीटर ऊंची थी, 187 मीटर, और इसमें 47 फ्लोर्स थे। और धमाके में पूरी बिल्डिंग जो है वो 10 मीटर की गोलाई में उसका मलबा गिरा था। और केरल, जैसा मैंने बताया कि वो एक मराडू टावर था जिसको इसी इम्प्लोजन ब्लास्ट से गिराया गया था। तो पहले भी हो चुका है कामयाबी के साथ। हालांकि अगर एक बात करूं कि ऐसे बिल्डिंग में कभी कोई हादसा भी हुआ तो एक बार 1997 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के रॉयल कैनबरा हॉस्पिटल, अच्छी खासी ऊंची बिल्डिंग थी, इसको इसी इम्प्लोजन तकनीक से धमाका करके गिराया गया था, लेकिन इत्तेफाक से उसका कुछ मलबा छिटक कर दूर जाकर गिरा था और उसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी और 9 या 10 लोग इसमें घायल भी हो गए थे। लेकिन इसके अलावा कभी ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं, क्योंकि इसमें बेस्ट ट्रेंड लोग, एक्सपर्ट लोग, वो इस तरीके की चीज़ों को और उसको गिराते हैं। तो उम्मीद यही है। लेकिन जब बिल्डिंग गिर जाएगा तो भी ये काम ख़त्म नहीं, उसके बाद तो कई महीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि करीब करीब कहा जा रहा है कि 900 टन या उससे ज़्यादा मलबा है और सैकड़ों हज़ारों ट्रकों के ज़रिए इसको उठाकर ले जाया जाएगा। और मलबा को हटाने की जिम्मेदारी भी नोएडा अथॉरिटी को दी गई है, तो वो भी फिर साफ़ करेंगे, उसमें ही वक्त लगेगा। तो कुल मिलाकर कल 2:30 बजे, और ख़ास तौर पर कहते हैं कि सिर्फ 9 सेकंड का खेल है ये। 9 सेकंड में ये दोनों आसमान छूती इमारतें ज़मींदोज़ हो जाएंगी, ज़मीन में मलबे में तब्दील हो जाएंगी। और हर एक की बस यही है कि ये जिस तरीके से है सीधे ही गिरे और ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि 3700 किलोग्राम बारूद है। तो दुआ यही कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, कामयाब से सब कुछ इस काम को अंजाम दिया जाए। और क्राइम तक पे इससे जुड़ी भी हर छोटी छोटी जानकारी जो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, हम लगातार दे रहे हैं। आप उसको देख सकते हैं इसी क्राइम तक में। अलग अलग इसके जितने भी आप एंगल ढूंढें वो सब क्राइम तक में मिलेंगी। कल लगातार क्राइम तक की टीम जो है इसी ट्विन टावर के ऊपर भी रहेगी। सोनाली की स्टोरी तो है ही है, तो वो कैसे क्या लाइव भी कैसे ये बिल्डिंग को गिरते हुए अगर आपको मतलब लोग देखेंगे तो क्राइम तक पे भी आप उसको देख सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी
क्राइम तक पे अवेलेबल है। तो ये तो रही आज की पहली स्टोरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेल आए थे कि सर आप खामोश हैं ट्विन टावर पर, तो मुझे लगा कि चलिए आज, हालांकि ये कायदे से क्राइम की खबर नहीं है लेकिन है भी, क्योंकि इसमें करप्शन है, इसमें कोर्ट है, इसमें धमाका है, तो ये ऑलरेडी क्राइम की खबर हो गई। अब आते हैं आज की अपनी कहानी पर। हालांकि इस कहानी में आपको बस चंद चीजें बताना चाहता हूं। गोवा पुलिस के सामने मेरी उनसे लगातार 1-2 सीनियर पुलिस अफसर, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, लेकिन सोनाली की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साफ नहीं कर रही और ये उनके लिए परेशानी की वजह है। इसीलिए अब वो इंतजार कर रहे हैं केमिकल और विसरा रिपोर्ट का। लेकिन डॉक्टरों से जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई उन लोगों की, उनका कहना है कि डॉक्टर का ये मानना है कि किसी बीमारी की वजह से मौत होने की गुंजाइश बेहद कम है। चांसेस यही है कि मौत की वजह ड्रग्स है, और शायद ड्रग्स का ओवरडोज या फिर कॉकटेल मिश्रण, ये एक वजह हो सकती है। अब यहाँ पे लीगल इशू ये है कि पुलिस ये मानकर चल रही है कि ड्रग्स की वजह से मौत हुई है, ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मौत हुई है। पुलिस ये भी मान रही है, सीसीटीवी में देख रही है कि वो जबरन सोनाली को कुछ ग्लास में MDMA नाम की दवा, जो अब खुलासा हुआ है ड्रग्स, वो दे रहा है सोनाली को। सोनाली लेना नहीं चाहती लेकिन वो उसको पिला रहा है। उसके बाद ये लोग जो 2 घंटे बाथरूम में थे, उसका भी खुलासा हुआ है कि ये बाथरूम में दोनों क्या कर रहे थे 4:30 से 6:30 के दरमियान। सीसीटीवी कैमरा है। असल में इस पूरे क्लब के सीसीटीवी फुटेज भी आ गए हैं और वो आप देख भी सकते हैं। वहां पे कैमरा लगा हुआ था जहां 22 और 23 अगस्त की रात को सोनाली अपने ये दोनों दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, जो उनमें एक पिए था, और वहां कैमरा लगा हुआ था। अब खबर ये आ रही है कि उस क्लब में, ये जो करलीस क्लब है, वहाँ पे डांस फ्लोर पे जहाँ पार्टियाँ होती थी कैमरे लगे हुए थे, क्योंकि गोवा पुलिस का इंस्ट्रक्शन था कि वहाँ हर बार, रेस्तरां, क्लब में कैमरा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विदेशी भी आते हैं, टूरिस्ट हब है, तो कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो रिकॉर्ड पे हो, तो इसलिए, और नहीं तो फिर कार्रवाई होगी, तो हर क्लब और रेस्तरां की मजबूरी है वो कैमरा लगा लेता है। लेकिन ये क्लब ख़ासतौर पर बदनाम है रेप पार्टी और ड्रग्स के लिए। इसने बार में और जहाँ पे डांस वांस होता है, फ्लोर है, वहाँ तो कैमरे लगा रखे हैं, फुटेज भी आ गया। लेकिन अब जाहिर है कि रूम में या फिर वॉशरूम और बाथरूम में कैमरा आप नहीं लगा सकते, ये इलीगल है। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि गोवा में ऐसे जितने भी बार हैं, खासतौर पर जहां वो लोग पहुंचते हैं जो ड्रग्स लेने के इरादे से पहुंचते हैं, अब उन्हें मालूम है कि कैमरे लगे हुए हैं, और अगर वहां पे वो उस तरीके से सिगरेट पीते हैं और सिगरेट में भर के पीते हैं या किसी और फॉर्म में वो ड्रग्स ले रहे हैं, तो शायद कैमरे के जद में आ जाएंगे और पकड़े जाएंगे। तो एक मेजोरिटी, एक ज़्यादा लोग जो हैबिचुअल हैं और जिनको सब पता है, सारे चोर दरवाजे पता है, उन्हें पता है कि कैमरा कहाँ कहाँ नहीं है और कहाँ ड्रग्स लिया जा सकता है, क्योंकि कई बार ड्रग्स के स्मेल से भी पकड़ा जाता है आदमी कि एक आम सिगरेट में और ड्रग्स की स्मेल में फ़र्क होता है। तो फिर क्या करें? तो सबसे आसान तरीका होता है ऐसी जगहों पर बाथरूम या वॉशरूम का इस्तेमाल करना। आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ पर जाकर लोग अपना ड्रग्स बनाते हैं और वॉशरूम में बैठ कर वो ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और उसके बाद बाहर निकल आए। ना कैमरे का डर, ना किसी पुलिस वाले का, ना NCB का, ना किसी और का। तो ज़्यादातर लोग ड्रग्स के लिए ऐसे क्लब और ऐसे बार, रेस्तरां में बाथरूम और वॉशरूम का यूज़ करते हैं। अब गोवा पुलिस को शक ये है कि क्या वो जो बाथरूम के अंदर 2 घंटे थे, वहाँ पे ये ड्रग्स ले रहे थे और उसी दौरान सोनाली की तबीयत बिगड़ी। हालांकि उससे पहले सीसीटीवी फुटेज में सोनाली की जो ले जा रहे हैं उसमें ही वो बहुत लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही। जो पार्टी के अब बहुत सारे विटनेस भी सामने आए, उन्होंने बात भी की है हर चैनल से। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने देखा सोनाली पार्टी में खुश थी, नाच रही थी और ड्रिंक भी कर रही थी। तो अब बाथरूम के बारे में पुलिस को यह है कि 2 चीज़ें हुई, एक कि बाथरूम के अंदर ड्रग्स लिया गया, और दूसरा शायद बाथरूम के अंदर ड्रग्स लेने की वजह से तबीयत बिगड़ी और फिर उसको संभाला गया। कुछ ड्रग्स उस बाथरूम से भी मिले और कुछ ड्रग्स जिस लियोनी रिजॉर्ट में सोनाली रहती थी वहाँ से भी बरामद हुए, और इसीलिए इस करलीस क्लब के मालिक को भी अरेस्ट कर लिया गया है, और जिस पेडलर ने ड्रग्स बेचा था जो सोनाली तक पहुँचा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो अब ये सारी चीज़ें तो आ गई। अब लेकिन गोवा पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि चलो, गोवा पुलिस मानती है कि ड्रग से मौत हुई, ओवरडोज से हुई, लेकिन ये ओवरडोज एक्सीडेंटल था, अनजाने में दिया गया किसी और इरादे से, या फिर मारने के मकसद से, ये साबित करना किसी चुनौती से कम नहीं है गोवा पुलिस को। लेकिन गोवा पुलिस कह रही है कि अभी जो मेरी बात हुई उनसे, वो कह रहे हैं कि अभी हम इतनी दूर की नहीं सोच रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट
कि आगे जो विसरा है और बाकी चीज़ें हैं उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि पहले ये तो हमें मालूम हो जाए कि मौत की वजह है क्या असली। मालूम हुआ हम तफ्तीश कुछ और कर रहे हैं, हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन बाद में पता चले कॉज ऑफ डेथ तो कुछ और है, रीज़न कुछ और है, तो फिर ये सारी चीज़ें हवा हवाई हो जाएंगी। इसलिए उनका इंतज़ार केमिकल और विसरा रिपोर्ट पर है, वो आ जाए तो तस्वीर साफ़ हो जाए और उसी के बाद फिर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्हें मिलेगा। हालांकि इस सिलसिले में अब जो परिवार ने इल्ज़ाम लगाया है, अगर ये ओवरडोज एक्सीडेंटल नहीं है, इरादतन दिया गया है, तो गोवा पुलिस की टीम हरियाणा जाएगी, क्योंकि वो सुधीर और सोनाली के रिश्तों की परतों को भी खंगालेगी, टटोलेगी। और इसी दौरान में एक 6 साल पुराना मामला भी उठ के सामने आ रहा है, और वो ये है कि सोनाली के जो हस्बैंड थे संजय, 2016 में हिसार में उन्हीं के फार्म हाउस में उनकी मौत हो गई थी। और जो चश्मदीद उनका कहना है कि जब उनकी मौत हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तब उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उस वक्त दबी जुबान में बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद उन्हें जहर दिया गया है। हालांकि बाद में जांच भी हुई, लेकिन कई लोगों का मानना था कि संजय की मौत रहस्यमयी है। लेकिन दूसरी बात यह भी कि जिस दिन संजय की मौत हुई हिसार में 2016 में, उस रोज सोनाली अपनी बेटी के साथ मुंबई में थी। सोनाली की बेटी मुंबई में पढ़ती थी, तो वहाँ थी। उन्हें मुंबई में अपने पति की मौत की खबर मिली और फिर वो आई, और उसके बाद इस मौत को लेकर हमेशा सवाल उठा। अब सोनाली की मौत के बाद दोबारा सवाल उठ रहा, क्योंकि हालात लगभग वैसे ही हैं। मुंह से झाग निकल रहा था, यहाँ ड्रग्स के ओवरडोज की बात आ रही है। जब बिग बॉस 14 में सोनाली गई थी, तब उन्होंने इस अपने पति की मौत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कभी कभी अजीब लगता है, मेरे परिवार में ऐसी कई मौतें हुई हैं। अब उनका ये कहने का मतलब क्या था उस वक्त तो किसी ने अंदाज़ा लगाया नहीं। अब उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है कि परिवार में ऐसी कई मौतें हुई। इसका मतलब है कि क्या इन सब मौतों के पीछे कोई साजिश थी, कोई कहानी थी। अब बहुत सारे लोग सोनाली की मौत के बाद उनके पति की मौत और परिवार में अगर और कोई ऐसी रहस्यमय मौत हुई है तो उसको एक साथ जोड़ कर भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि गोवा पुलिस अगर इस मामले में हरियाणा पहुंचती है और उसके बाद तफ्तीश करती है, तो फिर क्या पति की मौत का एंगल भी सामने आएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी कुछ दिनों में क्लियर होंगी। सबसे पहले तो विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार है, विसरा रिपोर्ट आ जाए तो एक बार मौत की वजह सामने आ जाए तो फिर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरी अपडेट थी। इसके अलावा जो भी इसमें अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन आज कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज नरेश वर्मा जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नरेश जी। और अमन वर्मा जी के पिता हैं। साथ ही जैस्मीन नायक, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे जैस्मीन। और सुरेश बरदलाई ने भेजा है, और बल्कि जैस्मीन नायक और सुरेश बरदलाई दोनों का जन्मदिन है, और ये दोनों दोस्त हैं। तो आप दोनों का एक ही दिन जन्मदिन, इसीलिए दोस्ती भी शायद गाढ़ी है। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, जैस्मीन और सुरेश, आप दोनों को। इसके अलावा निकिता वर्मा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे निकिता। और हरीश वर्मा जी ने भेजा है। साथ ही पंकज लोटा, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। बल्कि कल है इनका, संडे को तो कल कहानी होती नहीं है, तो एडवांस में पंकज लोटा साहब हैप्पी बर्थडे। और आकाश कुमार जोशी जी ने भेजा है। इसके अलावा ललित चौहान इंदौर से हैं, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ललित। मन्नत सैनी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मन्नत जी, रोपड़ से हैं ये। और प्रदीप सिंह जी ने भेजा है। साथ ही किरण यादव, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे किरण जी। सिमरन का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सिमरन। और मोहम्मद दानिश ने भेजा, उनके सिस्टर हैं। इसके अलावा दियान गंगवानी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दियान। और भारत मोटवानी जी ने भेजा है। साथ ही लथिका राठौर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे लथिका। और मनोज राठौर तमिलनाडु से भेजा है इन्होंने, उनकी बिटिया है ये। इसके अलावा पीनाल पटेल ने एक कहानी की फरमाइश की है, पीनल पटेल ने। अक्षत सिंघल ने भी कहानी की फरमाइश की है। मनीष मेर ने विसरा के बारे में पूछा। तो मैं पहले भी कई बार बताता हूँ, विसरा दरअसल पेट की एक थैली होती है, और जो सोनाली में भी है कि विसरा की रिपोर्ट, उससे ये पता चलता है कि सामने खासतौर पर विसरा की जांच सिर्फ एक मामले में होती है कि क्या पॉइजन दिया गया था, जहर दिया गया था, या ड्रग्स के रूप में पॉइजन पहुंचा। तो अगर वो सारी चीज़ें हैं, जहर से मौत हुई है, ड्रग्स का मामला है, तो विसरा रिपोर्ट साबित कर देती है। अब विसरा में टाइम इसलिए लगता है कि जो विसरा का नमूना होता है, सैंपल होता है, उसको एक ख़ास केमिकल के घोल में या नमक के शहद घोल में रखा जाता है, और एक ख़ास मुद्दत के लिए रखा जाता है, ख़ास वक्त के लिए। ये नहीं कि अभी निकाला, सैंपल लाया और नमक के घोल में रखा और 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल गई। नहीं, उसमें कहते हैं कि हफ्ता 10 दिन या उससे ज़्यादा वक्त लग जाता है।
तो उससे लेकिन क्लियर हो जाता है कि पॉइजनस का मामला है कि नहीं। तो विसरा जो है हर ऐसे संदिग्ध मौत में तो ये भी पता चल जाता है कि लास्ट में क्या खाया। तो आज कहानी में इतना ही। कल संडे है, छुट्टी है, लेकिन कल नोएडा के ट्विन टावर दोपहर 2:30 बजे धमाका होना है, गिरना है, 9 सेकंड का खेल है और क्राइम तक के तमाम इसकी खबरें हैं और कल ये लाइव आप देख सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।